कोरा पर जो सबसे काम के व्यक्ति मुझे मिले वे हैं पवन कुमार शर्मा। आप देख सकते हैं पवन कुमार शर्मा सिर्फ लागू हो सकने वाले समाधान में रुचि है, समस्या में नहीं। फिर इनका फ़ोन नंबर, इनका फेसबुक दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ड्राफ्ट्स पीडीएफ गूगल ड्राइव दे रखी है। इन्होंने देश में कुछ कानून प्रपोज किए हैं, भारत के गैजेट में कुछ कानून उन्होंने प्रपोज किए हैं। तो उनके हैं जैसे कि ये वो हैं ड्राफ्ट हैं, जैसे कि धन वापसी पासबुक है, तो पीडीएफ के रूप में इसके कानून है, और साथ में वो जो पासबुक होगा, जो पासबुक होगी उसका भी फॉर्मेट है। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने अपना पता लिख रखा है, पेशा लिख रखा है। प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट्स जिनका मैं समर्थन करता हूं, कृपया ब्लॉग सेक्शन देखें। यूजर्स के लिए जिन व्यक्तियों को राजनीतिक दृष्टिकोण से अरुचि है वे कृपया ब्लॉग फीचर का प्रयोग करें और मेरी वॉल से दूर रहें। मैं सभी विषयों पर सिर्फ राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखता हूं। जिस विषय में राजनीतिक कोण नहीं है उसे मैं छूता भी नहीं। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जिसकी जड़ें राजनीति में ना धसी हों। अच्छा, बेसिकली मैं ये जो पवन शर्मा है इनके बारे में जागरूकता इसलिए फैलाना चाह रहा हूँ क्योंकि एक तो इनका जो कंटेंट है वो मेरे इंटरेस्ट का है 100%। तो जो इन्होंने कंटेंट लिखा है वो कहीं नहीं मिला, किसी यूट्यूब चैनल पर, किसी ब्लॉग में, किसी किताब में नहीं मिला। और जो पढ़ के ऐसा लगता है कि जो 6th क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो भी हमने पढ़ा है भारत के इतिहास के बारे में और सोशल स्टडीज़ के बारे में, वो सब व्यर्थ गया। तो इससे मेरा एक रिवीजन हो जाएगा और इसके बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जागरूकता बढ़े। मैं तो पवन शर्मा जी को एक पीएम कैंडिडेट की तरह भी देखता हूं। ये शायद अपने आप को ना देखते हों, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। इसी प्रकार से राहुल चमन भाई मेहता और कमल मोंगा को भी मैं पीएम कैंडिडेट की तरह देखता हूं, और ये देखने से पहले मैंने उनका कंसेंट नहीं लिया है। एनीवे, मैं अब 2018 में विधानसभा एवं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं। विधानसभा चुनाव मैंने निर्दलीय के रूप में और लोकसभा चुनाव एक नई छोटी पार्टी की ओर से लड़ा था। लेकिन चूंकि लगभग प्रत्येक विषय पर मेरा एक राजनीतिक स्टैंड है, अतः मेरे जवाबों में मेरा पूर्वाग्रह शामिल रहता है। राजनीतिक दृष्टिकोण, 1995 से 2014 तक बीजेपी संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। 2013 से अब जूरी सिस्टम एवं वोट वापसी कानून ड्राफ्ट्स का प्रचार करता हूं। मैं भारत की मौजूदा किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता एवं उन सभी राजनीतिक पार्टियों एवं नेताओं का विरोध करता हूं जो भारत में जूरी सिस्टम, वोट वापसी कानून का विरोध करते हैं। एजेंडा, भारत की सेना को अमेरिका के बराबर ताकतवर बनाने के लिए आवश्यक कानून ड्राफ्ट्स को देश में लागू करवाने का प्रयास करना। भारत की 3 प्रमुख समस्याएं जो हमारे लिए सबसे अधिक चिंता का विषय होनी चाहिए। भारत की सेना आयातित हथियारों पर निर्भर है और अमेरिका की तुलना में बेहद कमजोर है, और यही बाकी की 3 समस्याएं भी हैं। समाधान इन्होंने दिए हैं। जूरी कोर्ट, रिक्त भूमि कर, धन वापसी कानूनी ड्राफ्ट्स के नेतृत्व में कार्यकर्ता निर्देशित जन आंदोलन ही एकमात्र समाधान है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये इसको शेयर वगैरह कर सकते हैं, कोई कॉपी राइट नहीं, कॉपी लेफ्ट है। रक्षा मंत्रालय ने कुछ हथियारों की आयात पर रोक लगाई है, इससे क्या फायदा होगा?
रक्षा मंत्रालय ने कुछ हथियारों की आयात पर रोक लगाई है। इससे क्या फायदा होगा? इससे भारत की निर्भरता विदेशी कंपनियों पर और भी बढ़ जाएगी और हमारी हथियार निर्माण इकाइयों का बचा कुचा आधार भी ध्वस्त हो जाएगा। निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला, 1977 में भारत ने कोका कोला को देश से बाहर निकाल दिया था। चूंकि सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती और इसमें कोई विशेष टेक्निक भी नहीं लगती, अतः जल्द ही लिम्का, थम्स अप, गोल्ड स्पॉट, कैंपा कोला आदि स्वदेशी ब्रांडों ने भारत में जगह बना ली। किंतु 1991 में फिर से कोका कोला एवं पेप्सी को अनुमति दे दी गई और इसका नतीजा यह आया कि अगले 10 वर्षों में कोक पेप्सी ने इन सभी ब्रांडों का अधिग्रहण कर लिया और शेष छोटी मंझौली इकाइयों को बाजार से बाहर कर दिया। अब कोका कोला में सिर्फ 2 प्रतिस्पर्धी हैं, कोक और पेप्सी। भारतीय ब्रांड पेप्सी कोक के सामने टिक नहीं पाए क्योंकि ये कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि सही गलत तरीकों का इस्तेमाल करके किसी भी प्रतिस्पर्धी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी को बंद करवा सकते हैं। दुनिया में कोई भी कंपनी इन कंपनियों के सामने बिजनेस नहीं कर सकती। सही तरीकों में प्रचार, पैसा एवं गलत तरीकों में जज, पुलिस, नेताओं का इस्तेमाल शामिल है। भारत में सोशल मीडिया कंपनी खोलने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती और इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की भी अनुमति है। तो पिछले 10 वर्षों में गूगल, फेसबुक और यूट्यूब को टक्कर देने वाली कितनी कंपनियां खड़ी हुई हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में कभी ऐसी कंपनी खड़ी हो सकेगी जो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के आसपास भी फटक सके? और इसी तरह के सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब आप ये देख सकते हैं कि जब विशालकाय कंपनियां, विदेशी कंपनियां आती हैं तो छोटी मंझौली इकाइयों को भारत से बाहर कर देती हैं। हथियारों के आयात पर रोक लगाने से क्या नतीजा आएगा, इसे हम किसी एक हथियार जैसे लड़ाकू विमान से समझते हैं। लड़ाकू विमान भी इस सूची में शामिल हैं। पेड इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा लगाई गई जुलाई 2018 की खबर बताती है कि लॉकहीड मार्टिन भारत में बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना लगाने वाली है। लॉकहीड मार्टिन भारत में बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमान बनाने का कारखाना लगाने वाली है। यदि लॉकहीड 2018 में कारखाना लगाती तो कारखाने में लॉकहीड मार्टिन का स्वामित्व नहीं हो सकता था क्योंकि तब रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की सीमा 49% ही थी और स्वामित्व के लिए आपके पास 51% स्टेक होने चाहिए। किंतु अभी पिछले महीने ही मोदी साहब ने रक्षा उत्पादन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी है। तो ये खबर है 2018 की। यूएस फाइटर जेट मेकर लॉकहीड मार्टिन टुडे सेड इट इज रेडी टू मैन्युफैक्चर F-16 एयरक्राफ्ट इन इंडिया एंड सपोर्ट्स द ऑनगोइंग टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज टू सेट अप द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अच्छा, मेक इन इंडिया का मतलब यहां पर ये चल रहा है कि विदेशी कंपनियां आए और मेक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। इसमें थोड़ा फर्क है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में। खबर कहती है कि लॉकहीड मार्टिन यहां गारंटीड मार्केट के साथ आएगी, मतलब वह भारत से यह अनुबंध करेगी कि भारत को उससे इतने उतने विमान खरीदने होंगे। द मेकिंग ऑफ F-16 विच विल बी अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विल बी कंडीशनल टू द इंडियन गवर्नमेंट मेकिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट टू बाय द फाइटर जेट्स फॉर इट्स आर्म्ड फोर्सेज, सेड द सोर्स। इससे क्या अंतर आएगा? अभी भारत फ्रांस, रशिया आदि से विभिन्न विमान लेता रहा है। चूंकि अब लॉकहीड मार्टिन भारत में फाइटर प्लेन बनाएगी और भारत ने लड़ाकू विमान के आयात पर रोक लगा दी है, अतः भारत को सिर्फ F-16 ही लेने होंगे। कितनी बड़ी बात कह दी। इस तरह अब भारत विमान खरीदने को लेकर भारत के विकल्प बेहद सिकुड़ जाएंगे और नेगोशिएशन पावर भी घटेगी। दूसरा, ये सभी प्लेन हमें EUMA एंड यूज मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के साथ मिलेंगे और अमेरिकी कंपनियों का EUMA काफी कठोर होता है और आप अमेरिकियों से पूछे बिना F-16 को हिला भी नहीं सकेंगे। लॉकहीड जितना भी मुनाफा बनाएगी उसके बदले में हमें डॉलर चुकाने होंगे और जब डॉलर चुकाने होते हैं तो बेसिकली रिपैट्रिएशन क्राइसिस आता है। लॉकहीड सिर्फ प्लेन ही नहीं बनाती बल्कि कई तरह के हथियार बनाती है। अब से भारत ये सब हथियार लॉकहीड मार्टिन से लेगा और इसी तरह लॉकहीड मार्टिन की तरह कई सारी विदेशी कंपनियां विभिन्न अनुबंधों के साथ
गारंटीड मार्केट के साथ भारत में आएंगी। ये कंपनियां लगातार भारत के पीएम पर विदेशी निवेश में सीमा बढ़वाने के लिए दबाव बना रही थी, और क्योंकि वे हथियार के कारखानों में किसी को साझेदार नहीं बनाना चाहते, तो पहले उन्होंने रक्षा में एफडीआई की सीमा बढ़वाई, और उसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत उनके द्वारा बनाया गया माल ही खरीदेगा, उन्होंने आयात पर रोक लगवाई। कितनी बड़ी बात कह दी। भारत अपने 80% हथियार आयात करता है, और जो 20% हथियार हम बनाते हैं वे भी कमतर हैं, और उनके जटिल पुर्जे भी हम विदेशियों से आयात करते हैं। और हम ये आयात इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास इन्हें बनाने की तकनीक नहीं है, और तकनीक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हथियारों का उत्पादन करने की कारखानों की विशाल श्रृंखला नहीं है। विशाल श्रृंखला ना होने की दो वजहें हैं। 1990 में जब भारत में परमिट राज था, हथियारों के निर्माण में ना तो निजी कंपनियों को मुक्त रूप से उत्पादन करने की छूट थी और ना ही विदेशी कंपनियों को, किंतु WTO समझौते के बाद जब लाइसेंस राज खत्म कर दिया गया, तो हथियारों के निर्माण में लाइसेंस सिस्टम को कायम रखा गया, और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होने के कारण हथियारों के उत्पादन में विदेशी निवेश पर भी प्रतिबंध जारी रहा। जमीन की ऊंची कीमतें और पुलिस नेताओं, जजों का भ्रष्टाचार होने के कारण भारत में किसी क्षेत्र में तकनीकी उत्पादन का आधार नहीं है, और इसी वजह से हम तकनीक के क्षेत्र में स्वदेशी इकाइयां खड़ी नहीं कर पाए। जो 20% हथियार हम बना रहे हैं, उनमें से अधिकतर हिस्सा सरकारी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, निजी क्षेत्र द्वारा नहीं। यदि हमें स्वदेशी हथियार बनाने हैं तो हमें लाइसेंस राज खत्म करने, जज पुलिस नेताओं का भ्रष्टाचार और जमीन की कीमतें कम करने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें हथियारों के निर्माण में विदेशी निवेश पर पूर्णतया रोक लगानी होगी। यदि हम हथियार निर्माण में विदेशी निवेश को पूरी तरीके से नहीं रोकते हैं, तो अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रेंच कंपनियां सही गलत तरीकों का इस्तेमाल करके स्वदेशी इकाइयों को खत्म करवा देंगे और पूरे बाजार पर उनका कब्जा हो जाएगा। पर मोदी साहब ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने पिछले 6 सालों में उन कानूनों को गैजेट में छापने से इंकार कर दिया जिससे भारत मेड इन इंडिया एंड मेड बाय इंडियंस नीति पर चलते हुए स्वदेशी हथियारों के निर्माण की तकनीकें जुटा सके। उन्होंने हथियार के क्षेत्र में लाइसेंस राज कायम रखा। उन्होंने नेताओं, पुलिस, जजों का भ्रष्टाचार एवं जमीन की कीमतें कम करने के लिए कोई कानून नहीं छापा, और इसके बाद उन्होंने हथियारों के निर्माण में विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74% किया, ताकि विदेशी भारत में हथियार निर्माण के कारखाने लगा सकें। और अब चूंकि भारत को उन कंपनियों से ही हथियार लेने हैं जो यहां आकर कारखाने लगाने वाले हैं, अतः उन्होंने पेड मीडिया का इस्तेमाल करके आयात पर रोक लगाने के फैसले को स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में क्रांतिकारी कदम के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे कि पेड मीडिया के प्रायोजक हमेशा करते हैं, यहां भी वे गलत लेबल का इस्तेमाल करके नागरिकों को भ्रमित कर रहे हैं, और उनका लेबल है स्वदेशी आत्मनिर्भरता। भारत में काफी पहले से मेड इन इंडिया का स्लोगन इस्तेमाल होता आया है, और नागरिक इस लेबल का मतलब भारत में भारतीय कंपनियों द्वारा बनी चीजों से लगाते हैं। लगभग 5 वर्ष पहले से उन्होंने एक नए लेबल मेक इन इंडिया का इस्तेमाल और इसका प्रचार करना शुरू किया। तब तक हम अपने स्वदेशी बचाओ और स्वदेशी बढ़ाओ के अभियान के दौरान मेड इन इंडिया टर्म का इस्तेमाल करते थे, तो मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च होने के बाद हमने मेड इन इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हमने ज्यादा सटीक शब्द मेड इन इंडिया एंड मेड बाय इंडियंस का प्रयोग करना शुरू किया, क्योंकि यह साफ नजर आ रहा था कि वे स्वदेशी का नया अर्थ गढ़ रहे हैं, और जल्द ही प्रक्रिया की अवहेलना करके सिर्फ स्वदेशी नामक लेबल का अनुसरण करने वाले ज्यादातर कार्यकर्ता इस नए स्वदेशी इक्वल टू मेक इन इंडिया द्वारा भ्रमित कर दिए जाएंगे। असल में मेक इन इंडिया वह योजना है जिसमें विदेशी भारत में आकर कारखाने लगाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर बंदूक बनाने की फैक्ट्रियां खोली थी। भारतीयों की बंदूक फैक्ट्रियों को या तो बंद करवा दिया गया था या उनका अधिग्रहण कर लिया था, जबकि मेड इन इंडिया का अर्थ है भारत में भारतीय कंपनियों द्वारा भारतीय तकनीक का इस्तेमाल करके भारतीयों द्वारा बनाई गई वस्तुएं। उसी तरह की बात है जब हम फेसबुक को स्वदेशी कहने लगे क्योंकि फेसबुक ने अपने कुछ सर्वर भारत में लगाए हैं, या हम कोका कोला को स्वदेशी मानने लगे क्योंकि उसने अपना प्लांट भारत में लगा रखा है, और इस तरह से अब मैकडोनल्ड भी स्वदेशी है, और बर्गर बनाने में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं क्योंकि मैकडी हैमबर्गर भारतीय रेस्टोरेंट में बन रहा है और अमेरिका से आयात नहीं कर रहा है, और इस तरह सभी कुछ विदेशी ना होकर स्वदेशी हो गया है। और अब जब लॉकहीड मार्टिन भारत में F-16 असेंबल करेगा तो ये स्वदेशी होगा, और साथ ही हम फाइटर प्लेन बनाने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। यह एक बेहतरीन शॉर्टकट है जहां आप सिर्फ लेबल बदलकर चीजों को स्वदेशी बना देते हैं, और पेड मीडिया नागरिकों को यह विश्वास भी दिला देता है कि हथियारों के आयात पर रोक लगाकर सरकार स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा भी दे रही है। बहरहाल अब जब विदेशी कंपनियां सीधे भारत में आकर हथियार बनाएंगी तो हमें सभी प्रकार से गंभीर नुकसान होने वाला है, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसी कंपनियां कोई कोक या पेप्सी नहीं है। जल्दी ही ये कंपनियां भारत पर राजनीतिक सामरिक नियंत्रण बना लेंगी, और भारत के हथियार निर्माण के बचे कुचे कारखानों, वे सरकारी निजी कारखाने जो 20% सामान बनाते हैं, को निगल जाएगी। हथियार कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने की अनुमति देना एंटी नेशनल स्टेप है, और हमें इसका खामियाजा हमेशा के लिए भुगतना पड़ेगा।